सो नेक्स्ट आज हमने पढ़ना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स हैं। ये देखें, मैंने ऐसे ही शो किया, ये अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लीनियर सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स पढ़े हैं। अब ये जो प्रोटीन चेन है ना, ये पहले लीनियर थी, अब ये क्या हो गई, फोल्ड हो गई है। इस तरह से ये फोल्ड हो गई है, मतलब पहले थी ये यूँ लीनियर, अब ये फोल्ड हो गई है। अब ये फोल्ड हुई है राइट साइड पे, मतलब इस तरह यूँ फोल्डिंग हुई है, इसकी यूँ यूँ मतलब राइट साइड पे फोल्डिंग हुई है। तो हम कहेंगे राइट हैंडेड, हमारे पास क्या बना है, राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर, ये बना है। अब ये राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये तो बन गया है, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये बनने के बाद जो इसकी पेप्टाइड बैकबोन है ना, वो किस तरह बनती है। ये हमारे पास ये होती है इसकी बैकबोन। अब ये इसकी बैकबोन, ये बैकबोन, ठीक है। ये बैकबोन जो बनती है ना, ये बनती है हाइड्रोजन बॉन्ड से, मतलब इनके दरमियान ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जो पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना स्टेबल है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो ये मेन बॉन्ड होता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आपको ये याद रखना है। इसकी मेन खसूसियत में हाइड्रोजन बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन जो आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मेन बॉन्ड दिखेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा। अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में की मजीद बात कि इसमें ये होता है कि बैकबोन जो होती है वो ऐसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता उसका, बल्कि एक लीनियर सीक्वेंस होता है। जिस तरह मैंने आपको ये दिखाई, पेप्टाइड बैकबोन इसका लीनियर सीक्वेंस है, ये जो पिंक में शो किया है, दिस इज द लीनियर सीक्वेंस, ठीक है ना। तो पेप्टाइड बैकबोन किससे मिलकर बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बनती है, पहली बात। और दूसरा इसका लीनियर सीक्वेंस होता है। अब नेक्स्ट बात मैं बताती हूँ कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। अल्फा हेलिक्स शेप होगी, बीटा शीट शेप हो गई, तो तमाम हर शेप के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर मिलेंगे। पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं अल्फा हेलिक्स को। अल्फा हेलिक्स एक रिजिड राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड बैकबोन कोर होता है और जो इसकी साइड चेन्स होती हैं वो बाहर की तरफ एक्सटेंडेड होती हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब आप ये देखें, ये आपका एक अल्फा हेलिक्स शो किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये जो ग्रीन में शो कर रही है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिल्कुल लीनियर सीक्वेंस में, ऐसे कोई 3 डायमेंशनल शेप में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रही, लीनियर सीक्वेंस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो आर, जिसे हम साइड चेन्स कहते हैं, ये आर आपको बाहर की तरफ दिखेंगी, यानी जो हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा उसके एक्सटेंडेड आउटपुट होंगी। एक्सटेंडेड आउटपुट क्यों होंगी, ताकि ये स्टेरिक इंटरफेरेंस ना कर सकें, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना कर सकें, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किन के दरमियान बनता है, अल्फा हेलिक्स में पेप्टाइड बॉन्ड के कंपोनेंट्स ही होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के कंपोनेंट जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है, ठीक है। और ये इसी तरह का दूसरा है, ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये देखें, ये हमारे पास है, इसकी एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड है, और ये आपस में दरमियान में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये नहीं है एक पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड के, एक पेप्टाइड बॉन्ड के कार्बोनाइल ऑक्सीजन की ऑक्सीजन, कार्बन की ऑक्सीजन, और दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड की अमाइड ग्रुप की हाइड्रोजन के दरमियान बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर के। और एक और बात कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहे होते हैं, जब ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके दरमियान में हमारे पास तकरीबन 4 अमीनो एसिड रेजिड्यूज आ रहे होते हैं। मैंने आपको बताया जब भी एक, ये देखिए पीछे मैंने आपको बताया था कि जो एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसके अंदर 2 मिसाल के तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है 2 अमीनो एसिड्स के मिलने से, तो हम ये 2 अमीनो एसिड्स को 2 रेजिड्यूज कहेंगे। क्योंकि ये रेजिड्यूज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ये वाटर जब लोस्ट होता है मॉलिक्यूल से तब बनता है, तो हम इसको रेजिड्यूज कहते हैं। रेजिड्यूज यानी एक रेजिड्यूज है, ये दूसरा रेजिड्यूज है, यानी एक पेप्टाइड बॉन्ड में तो 2 रेजिड्यूज हैं। अब 2 पेप्टाइड बॉन्ड में कितने रेजिड्यूज होंगे, 4 रेजिड्यूज होंगे। अब आपको पता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसके दरमियान आपको पता है तकरीबन 2 पेप्टाइड बॉन्ड आ रहे हैं, यानी 2 कार्बोनाइल ऑक्सीजन इस बात को बता रहे हैं कि इसके अंदर तकरीबन 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। जब 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं तो 4 रेजिड्यूज होंगे अमीनो एसिड के, तो 3 से 4 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं, यानी एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक है ना एक्सटेंड हुआ है, तो इसके दरमियान तकरीबन 4 अमीनो एसिड रेजिड्यूज आ जाएंगे। इस एक टर्न में ये एक टर्न ले रहे हैं ना, कि एक टर्न में तकरीबन 3 से 4 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं। आपको याद होना चाहिए कि 3.6 अमीनो एसिड होते हैं या फिर 4 कह सकते हैं, यानी 3.6 से 4 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं, यानी एक हाइड्रोजन बॉन्ड 3 से 4 अमीनो एसिड रेजिड्यूज के फासले पर होता है। उसके बाद वो यही कह रहा है कि तमाम अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड बॉन्ड के कंपोनेंट जो हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए लिंक होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट एंड लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड का कंपोनेंट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए लिंक नहीं होता। देख सकते हैं ये तमाम है, लेकिन फर्स्ट मतलब ये जो नाइट्रोजन है और ये यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये लिंक नहीं है, इससे नाइट्रोजन मतलब इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और इस अमाइड का हाइड्रोजन जो है वो लिंक नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन बाकी बीच में सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं वो उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो लिंक्ड हैं। उसके बाद कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर इंडिविजुअली वीक होते हैं, लेकिन ये सारे मिलके जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद ये बाद में बता दिया आपको कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास मतलब जो हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर में डिस्ट्रप्शन पैदा कर देते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स मिसाल के तौर पर प्रोलीन है, इसका जो हमारे पास अमीनो ग्रुप है ना वो राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा हेलिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं होता।
होता। इसी तरह से ग्लाइसिन है, उसका जो आर ग्रुप है वो हाइड्रोजन होता है, आर ग्रुप वो भी हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है, यानी ग्लाइसिन भी हमारे पास हेलिक्स ब्रेकर होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि वो अमाइनो एसिड्स जिनकी बीटा कार्बन पे हमारे पास ब्रांच होती है। मिसाल के तौर पर ये अमाइनो एसिड्स हैं, इनकी मतलब बीटा कार्बन कौन सी, ये अल्फा कार्बन होती है जिसके साथ COOH and H2 अटैच होता है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन दरअसल यहाँ पे आर ग्रुप है, ये देख सकते हैं आप, दिस इज द आर ग्रुप। आर ग्रुप की फर्स्ट कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन, आर ग्रुप की फर्स्ट कार्बन है तो ये बीटा कार्बन, लेकिन ये आर ग्रुप की फर्स्ट कार्बन है, देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो ऐसी बीटा कार्बन जिसकी ब्रांचेस हुई हुई हो वो भी हमारे पास अल्फा हेलिक्स में सूटेबल नहीं होती। उसके बाद बीटा शीट को पढ़ेंगे। बीटा शीट, अल्फा हेलिक्स तो एक ही प्रोटीन जो होती है वो फोल्ड होती है, लेकिन बीटा शीट में हमारे पास तकरीबन मिनिमम 2 पॉलीपेप्टाइड होने चाहिए। एक पॉलीपेप्टाइड है, दूसरा पॉलीपेप्टाइड है, इनके दरमियान बनेगी, ये इनके दरमियान बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है ना, इनके दरमियान इस तरह से। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे थे इनके दरमियान। अब देखिए ये जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड दूसरी, और इसकी जो ये बन रही है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने पॉलीपेप्टाइड बैकबोन को, ये पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है, ये भी पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो परपेंडिकुलर हैं पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के, ये देख सकते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, ये पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो परपेंडिकुलर हैं पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के, जबकि अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्पाइरल होती हैं पॉलीपेप्टाइड बैकबोन को। इस बात को भी याद रखें। और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के तमाम कंपोनेंट जो होते हैं ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एंड लास्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, तमाम इन्वॉल्व होते हैं। देखें जहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो था ये हमारे पास थी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ये रह गया था, मतलब इसका ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसका हाइड्रोजन नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें अगर मिसाल के तौर पर यूँ होगा ना तो ये भी आपस में इस तरह से बना लेंगे, सामने सामने है ना, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास है और ये हमारे पास है, इनके सामने सामने इस तरह से ये बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास सी टर्मिनल, जहाँ पे कार्बोक्सिल में एंड हो रहा है तो उसे सी टर्मिनल कहेंगे, यहाँ पे एन में एंड हो रहा है तो इसे एन टर्मिनल कहेंगे, इसको भी देख लीजिएगा, ये एन टर्मिनल होगा। ठीक है, ज़्यादातर अब बीटा शीट्स की खुसूसियत है ये इस तरह से होती है ना, सी टर्मिनल भी आपस करीब करीब हो सकता है, इसको पैरेलल कहेंगे, और अगर इस तरह से है हमारे पास तो हम कहेंगे दीज आर द ऑपोजिट्स, मतलब ऑपोजिट्स हैं नेट सी और एंटी पैरेलल स्टैंड्स हैं। तो ये इसके लिए मिनिमम बीटा शीट के लिए आपके पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होनी चाहिए जो हमारे पास अलाइन होती हैं लिटरली और स्टेबलाइज होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप्स के दरमियान ही हो रही होती है, पेप्टाइड बॉन्ड के कंपोनेंट्स ही होती हैं। देख सकते हैं आपके यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की ऑक्सीजन बिल्कुल उन्हीं के दरमियान हो रही है जहाँ पे सेकेंडरी में जिनके दरमियान हो रही थी पेप्टाइड बॉन्ड के कंपोनेंट्स ही हैं। लेकिन बस इसमें फ़र्क ये है कि एक तो तमाम पेप्टाइड बॉन्ड के कंपोनेंट यूज़ हो जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं कि फर्स्ट एंड लास्ट बच जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होना जरूरी है। ये हमारे पास मेन डिफरेंस होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स का। बीटा शीट्स का एक और बात भी है कि बीटा शीट्स हमारे पास फ्लैट नहीं होती बल्कि इसमें राइट हैंडेड कर्ल होता है। आप देख सकते हैं इसमें राइट हैंडेड कर्ल है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एंटी पैरेलल का बता दिया। उसके बाद वही कह रहे हैं कि बीटा शीट्स फुली एक्सटेंडेड होती हैं, मतलब यूं फुली एक्सटेंडेड है, इस तरह से फुली एक्सटेंडेड होंगी। और आप देखते हैं अल्फा हेलिक्स के मुकाबले में पॉलीपेप्टाइड कॉइल भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स पैरेलल होते हैं बैकबोन के। मैंने बात आपको पहले बता दी है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं और ये जबकि ये बैकबोन है, ये दोनों साइड्स पे 2 बैकबोन है, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये परपेंडिकुलर है पेप्टाइड बैकबोन के हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि वहाँ पे क्या थे, पैरेलल थे। उसके बाद हमारे पास बीटा बैंड्स का कंसेप्ट है। बीटा बैंड्स दरअसल हमारे पास ना एक चेन को ना 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब हमने ये हो गया फोल्ड, ये फोल्ड हो गया इस तरह से। अब क्या होगा, ये फोल्ड हो तो गई है, मतलब ये सी टर्मिनल था, ये एन टर्मिनल था, ये सी है, अब ये फोल्ड हो गई है। अब यहाँ पर तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती, याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती, लेकिन यहाँ पे बीटा बैंड आ जाएगा। यहाँ पर एक बीटा बैंड आ जाएंगे। बीटा बैंड इज़ नथिंग बट मतलब 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनका सीक्वेंस होता है बीटा बैंड। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हरगिज़ नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ बीटा बैंड होता है जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को 2 में कन्वर्ट कर देता है, याद रखिए। देख सकते हैं इस तरह से बीटा बैंड आ गया है और ये हमारे पास 2 एंटी पैरेलल स्टैंड्स होंगी जो आपस में बीटा बैंड की मदद से जो है वो जुड़ गई हैं। लेकिन इस बीटा बैंड की वजह से एक जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ना वो 2 स्टैंड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम इसे एक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड नहीं कहेंगे, ये अब हम 2 पॉलीपेप्टाइड इस बीटा बैंड की वजह से। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ बीटा बैंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टर्शियरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। बेशक वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन आपने एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, इस वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। उसके बाद टर्शियरी आता है इंपॉर्टेंस के लिहाज से, उसके बाद क्वार्टरनी आ रहा है। तो मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत है, इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट